एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द थर्ड लेवल ऑफ विस्तास बुक के MCQ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। गाइस, हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न आया है अब CBSE का, हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट में। तो आज हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं थर्ड लेवल के। और ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स के क्लास 12 इंग्लिश के MCQ क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, या अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले एक्सट्रैक्ट से। पहला एक्सट्रैक्ट है, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट अ न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। तो आपको याद है इस चैप्टर में क्या हुआ था भैया? चार्ली था हमारा दोस्त, और उसके साथ क्या होता है, वो एक बार जब स्टेशन से जा रहा था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, उसे थर्ड लेवल मिल जाता है। बट एक्चुअली में वो क्या था, हमें पता है कि वो बस सोच रहा था अपने दिमाग में, क्योंकि वो अपनी लाइफ की जितने भी प्रेशर्स थे उनको झेल नहीं पा रहा था। तो वो एक तरीके ने खुद से उसने अपना दिमाग में ऐसा कुछ विजुलाइज कर लिया कि हाँ वो थर्ड लेवल पे पहुंचा है। इवन उसका एक दोस्त सैम वो इमेजिन कर लेता है कि मेरा एक दोस्त सैम है, साइकियाट्रिस्ट है, और वो वहाँ जाके थर्ड लेवल से ट्रेन लेके सेटल हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट लाइक अ मूवी। मतलब कि ऐसा चैप्टर है कि इसमें तो पूरी एक मूवी बन जाए, इतना बेहतरीन चैप्टर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पूरी प्लेलिस्ट गिवन है। और जो है हम साथ के साथ ये एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ा तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट धीरे धीरे आजकल गाइस हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल, उनका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो उसको समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपने कभी सैम्पल पेपर अभी वाला चेक करो तो देख रहे हो कैसे अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा सिंपल नहीं कि भैया थर्ड लेवल का सच्ची में था या नहीं था, या फिर चार्ली की वाइफ का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने आजकल बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना तो हमारा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ है हमारा, जब वो चार्ली कहता है कि मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे एक ट्री होता है अपने रूट्स फैलाता रहता है, उसको लगता है ऐसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसी तरीके से अपने जो कॉरिडोर्स हैं वो फैलाए जा रहा है पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी के नीचे। किसका मानना था ये मानना हमारे चार्ली का था। उसे लगता है कि कुछ जा रहा है टाइम स्क्वायर तक। देखा है ना वो टाइम स्क्वायर, वो जगह वहाँ एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, न्यूयॉर्क की बहुत फेमस जगह है। कहता है एक जा रहा होगा सेंट्रल पार्क तक। मतलब वो सोच रहा है कि उसे लगता है कि वो पेड़ की जैसे जड़ें होती है उसकी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नीचे नीचे फैलता जा रहा है, ठीक है। बट वो कहता है कि ये सब चीज़ें ना मैंने अपने दोस्त को कभी नहीं बताई हैं। दोस्त कौन था उसका? वो जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, सैम। क्योंकि अगर मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं ऐसे सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ की शाखाओं की तरह बढ़ रहा है, सॉरी रूट्स की तरह बढ़ रहा है, तो वो मुझे पागल समझेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। द अबव एक्सट्रैक्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में क्या बात हो रही है पहले ये समझ लो। कोर आइडिया एक्सट्रैक्ट का क्या है कि चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है पूरा का पूरा जो है वो पेड़ की जड़ों की तरह अपने आप बढ़े जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है गाइस कि कोई स्टेशन अपने आप ऐसे बढ़ता रहे? नहीं, अगर कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन हो रही हो तब बढ़ा, अलग चीज़ है। उसको लगता था अपने आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने कॉरिडोर्स फैलाता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो सोच रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था एक तरीके से। अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट है उसमें से इनमें से कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज नहीं हुआ है। 4 लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे गिवन है, एक उनमें से यूज इसमें नहीं हुआ है। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना, अगर आपको लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस नहीं पता, इमेजरी क्या है, सिंबोलिज्म क्या है, लिटरेशन क्या है, एनाफोरा क्या है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। तो उसका भी सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सहानी एक वीडियो गिवन है, 10 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो हमारे चैप्टर्स में यूज होते हैं उनको मैंने समझा दिया, और ऐसे समझाया कि बहुत ईजी लैंग्वेज में गाइस, उसके बाद कभी तुम भूलने भी नहीं वाले हो। तो वो 10 मिनट की वीडियो देख लेना, आपको बहुत सारे पोएटिक लिटरेरी डिवाइस आ जाएंगे और तब आप ऐसा क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा इसमें यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या गिवन है हमें ऑप्शन नंबर डी पे, मेटाफर। देखो मेटाफर जो है क्या होता है, मेटाफर होता है जब भी कंपैरिजन करा जाता है दो चीज़ों के बीच में, तो उसको हम मेटाफर कह देते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में भी यानी इस एक्सट्रैक्ट में भी देखो मेटाफर ही तो यूज हुआ है। हमें बताना है कौन सा इसमें से यूज नहीं हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में। अब मेटाफर कैसे यूज हुआ है? मेटाफर मतलब कंपैरिजन, और चार्ली भी यही करा। तो उसने पेड़ की जो रूट्स होती हैं उसको कंपेयर करा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ के रूट्स की तरह अपनी जो है कॉरिडोर्स फैला रहा है। तो मेटाफर है, कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट ये C1 देखो, इमेजरी। क्या इमेजरी यूज हुई है इस एक्सट्रैक्ट में? डेफिनेटली हुई है। इमेजरी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है, आप पर देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक इंसान कुछ बात बोल रहा हो तो जो पढ़ रहे हैं रीडर्स उनके माइंड में कोई इमेज आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि पेड़ की जड़ें अपनी रूट
रूट्स फैला रही हैं, तो तुम्हारे दिमाग में पूरी ऐसी कुछ इमेज आ गई होगी कि रूट्स फैल रही हैं। और मैं कह रही हूँ कि अपने आप कॉरिडोर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि कॉरिडोर्स खिलने से फैलती जा रही हैं। तो इमेजरी डिवाइस मतलब क्या है कि जब आप कोई लाइन रीड कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज बन रही है, दैट इज इमेजरी। तो इमेजरी भी यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ गिवन है एनालॉगी। एनालॉगी भी एक तरीके का कंपैरिजन होता है, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है उन्हें दिखाने के लिए वो एक जैसी हैं। जैसे उसने क्या कहा चार्ली ने कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ जैसा हो गया है, तो एनालॉगी भी यूज हुआ है। तो इनमें से कौन सा यूज नहीं हुआ इस एक्सट्रैक्ट में? एलिगोरी। अब एलिगोरी क्या है ये भी देख लो आप। एलिगोरी गाइस एक टाइप का लिटरेरी डिवाइस होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई बात बोली जाती है और उस बात के अंदर कोई हिडन मीनिंग होता है, ये टाइप का एलिगोरी लिटरेरी डिवाइस होता है। डिटेल्ड में अगर आपको पढ़ने गाइस सब, तो वो लिटरेरी डिवाइस वाली वीडियो देख लो। अब यहाँ पे मैं सारी लिटरेरी डिवाइस समझाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। तो एलिगोरी एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक बात जो होती है उसके अंदर कोई मीनिंग छुपा होता है। अब हमारे एक्सट्रैक्ट में एलिगोरी यूज नहीं हुआ है। चार्ली तो सीधा सादा कह रहा है कि भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ की तरह बढ़ रहा है, तो उसे कंपैरिजन करा, इमेजिनरी भी फॉर्म करिए हमारे लिए, तो इसलिए एलिगोरी नहीं है। तो अब आप समझ गए पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइसेस की वैल्यू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने पहले से ही उनकी वीडियोस बना दिए, यू कैन गो एंड वॉच इट। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चार्ली डिसाइडेड नॉट टू टेल हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट हिज आइडिया, चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ चार्ली एंटिसिपेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो चार्ली कहता है मैंने सोच लिया था मैं अपने दोस्त को नहीं बताने वाला हूँ। अब वो क्यों सोचता है ऐसे, आपको ये इन चारों ऑप्शंस में से बताना होगा। उसे लगता है कि उसका दोस्त उसे क्या बोलेगा इनमें से, इसलिए वो नहीं बताता। दैट्स सच अ लवली कंपैरिजन, व्हाई डोंट यू बिकम अ राइटर चार्ली। क्या उसका सैम जो साइकियाट्रिस्ट है चार्ली की ऐसी बात सुनने के बाद उसे ऐसा कहता अरे भाई क्या इमेजिनेशन तेरी, तू तो राइटर बन जा। नहीं ना, ऐसे थोड़ी कहता होगा पागल हो गए, इलाज करा ले अपना, दवाई लिख के दे रहा हूँ खा लियो, ऐसे ही बोलेगा वो तो इसलिए चार्ली ये वाला ऑप्शन तो नहीं कह सकता है उसका दोस्त। ओ चार्ली इट इज सो सैड टू सी योर डेस्परेशन टू रन अवे, सो वेरी सैड। क्या ऐसा बोलेगा साइकियाट्रिस्ट? नहीं, ऐसा तो कोई कंसोल करने वाला आदमी बोलेगा। साइकियाट्रिस्ट तो एक प्रैक्टिकल बात करेगा। मे बी दैट्स हाउ यू एंटर द थर्ड लेवल, हु वुड हैव थॉट। क्या वो ऐसे बोलेगा उसको, हाँ वो वाले किसी एक उससे ही तुम थर्ड लेवल में घुस गए होगे? नहीं ना, डेफिनेटली वो ऐसे थोड़ी बोलेगा। साइकियाट्रिस्ट क्या बोलेगा? D1 यू नीड हेल्प माई रीविंग फ्रेंड, यू आर वे टू इन्वेस्टेड इन दिस क्रेजी थॉट। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड क्या बोलेगा? भाई तुम बहुत पागलपंती कर रहे हो, ये ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करो इन सब बातों को सोच के। यू नीड हेल्प यानी कि कुछ दवाई लिख के देगा उसे, कुछ जो है कुछ ट्रीटमेंट बताएगा, कुछ कहेगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस बताएगा उसको। ये थोड़ी उसको प्रेस करेगा इस बात के लिए, नहीं ना। तो करेक्ट आंसर विल बी D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द गिवन इमेज दैट लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच द सिम्बोलिज्म ऑफ अ ट्री इज एम्प्लॉयड। तो चलो हम जरा इस ट्री की पोएम को और इस इमेज को देख लेते हैं जो लिखी है। यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज हुआ है। बी लाइक अ ट्री, स्टे ग्राउंडेड, ट्री की तरह रहो, जमीन पे रहो। कनेक्ट विद योर रूट्स, अपने रूट से मिले रहो। गो आउट ऑन अ लिम्ब, बेंड बिफोर यू ब्रेक, टर्न ओवर एन न्यू लीफ, एंजॉय द व्यू, कीप ग्रोइंग। ये बता रखा है कि ट्री जैसे बनो, जैसे ट्री नई शुरुआत करते हैं अपने, और जो है बेंड हो जाते हैं टूटने से पहले, और नई नई लीव्स उगती रहती है और बढ़ते रहते हैं, उग जाती हैं नई लीव्स, झड़ती हैं तो नहीं उग जाती हैं। ये एक तरीके से सिंबल यूज़ करा गया बी लाइक अ ट्री। अब हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट एग्जाम्पल एज यूज बाय चार्ली इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब चार्ली ने भी ऊपर ट्री से रिलेटेड कुछ बात करी थी, उसने ट्री को भी सिंबल की तरह यूज़ करा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए। तो इन चार ऑप्शंस में से चार्ली ने कौन सा सिंबल यूज़ करा था ट्री के लिए? पहला लिखा है स्टे ग्राउंडेड एज द ट्रेन स्टेशन इज अंडरग्राउंड। क्या चार्ली इस एक्सट्रैक्ट में ये कहना चाह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसे अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही रहना चाहिए, मतलब अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रेन स्टेशन है अंडरग्राउंड वाला? नहीं, ये कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। कनेक्ट विद योर रूट एज ही डिजायर टू गो बैक टू हिज पास्ट। क्या वो इस एक्सट्रैक्ट में ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए और वो ये भी चाहता था कि वो गिलिसबर्ग वापस चल जाए? नहीं, अभी तक तो उसने गिलिसबर्ग की कोई बात ही नहीं करी है। एंजॉय द व्यू एज द स्टेशन लीड्स टू ऑल टूरिस्ट साइट ऑफ द सिटी। क्या वो कोई व्यू से रिलेटेड बात कर रहे हैं? नहीं, उसने सिर्फ एक बात करी है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसे पेड़ के रूट्स बढ़ते रहते हैं वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने कॉरिडोर्स बढ़ रहा है, कोई टाइम स्क्वायर पे, कोई सेंट्रल पार्क पे ग्रो कर रहा है। मतलब कि ट्री जैसे वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी ग्रो कर रहा है अपने कॉरिडोर। तो लास्ट वन विल बी द करेक्ट वन, कीप ग्रोइंग एज द स्टेशंस कीप रेनोवेटिंग एंड एक्सपैंडिंग। तो बेसिकली चार्ली यही कहना चाह रहा है कि
जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी ग्रो कर रहा है, और ग्रो वो कैसे करता रहेगा, जब उसको जो है अलग अलग कॉरिडोर्स बनते रहे, रेनोवेशन होती रहे एंड ऑल दैट। तो करेक्ट आंसर विल बी D1। द ईडियम फीलिंग इट्स वे इम्प्लाइज, अब पहले जो है ऊपर एक्सट्रैक्ट में से पढ़ना होगा हमें, ईडियम मतलब मुहावरा, ये फीलिंग इट्स वे इसका मतलब क्या आपको देखना है। तो अब पहले आपको गाइस ढूंढना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट में फीलिंग इट्स वे यूज़ कहाँ पे हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि फीलिंग इट्स वे एक टाइप की मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसी मूवमेंट शो कर रहा है आपको ये बताना है, स्विफ्ट मूवमेंट यानी कि बहुत सॉफ्ट सी मूवमेंट, टेनेटिव मूवमेंट यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब कहाँ चली जाएगी, सर्कुलर मूवमेंट या डिसऑर्गेनाइज मूवमेंट। तो हम देखते हैं फीलिंग इट्स वे यूज़ कहाँ करा गया है हमारे एक्सट्रैक्ट में। ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट, देखते हैं कहाँ पे यूज़ करा गया। देखो ये रहा फीलिंग इट्स वे, आपको दिख जाएगा, ये देखो ये रहा फीलिंग इट्स वे, यहाँ पे हमारा यूज़ करा गया है, ये देखो ये रहा। तो पढ़ते हैं इससे ऊपर की लाइन, देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। तो ये क्या कह रहा है कि भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे एक टनल है, फीलिंग इट्स वे मतलब वो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ जा रहा है, और लोगों को उसके बारे में नहीं पता। एक टनल सेंटर पार्क तक पहुँच गया और एक टनल पहुँच गया टाइम स्क्वायर तक, उसको ऐसे लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कुछ वो हो रहा है मिस्टीरियस सा, सारे टनल्स फैलते जाने उसके जहाँ उसका मन कर रहा है। तो जहाँ उसका मन कर रहा है मतलब अनसर्टेनिटी है ना, कि जहाँ मन जाए वहाँ जा रहा है वो टनल। तो फीलिंग इट्स वे विल बी रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, कि जहाँ मन चाह रहा है। तो देखते हैं आप कैसी मूवमेंट कर रहे हैं ये टनल। क्या ये टनल के बारे में कुछ सॉफ्ट मूवमेंट से रिलेटेड लिखा है कि बहुत सॉफ्टली मूव कर रहे हैं? नहीं, सर्कुलर भी नहीं, डिसऑर्गेनाइज भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा टेनेटिव, क्योंकि टेनेटिव का मतलब ये होता है किसी चीज़ में जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो हमारा जो चार्ली है वो भी यही कहना चाह रहा है कि ये जो टनल है ये ऐसी मूवमेंट कर रहा है, अनसर्टेन है, कभी भी कहीं चला जाएगा। जब हमारी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आने वाली होती है ना, उससे पहले भी टेनेटिव जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऐसे बोलते हैं, ये डेट्स हैं, मतलब अनसर्टेनिटी है। वैसे ही चार्ली को लगता है ये टनल्स अनसर्टेन है, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला एक्सट्रैक्ट खत्म हुआ। आपने देखा कितनी देर लगी हमें इस एक्सट्रैक्ट को समझने में, क्योंकि बड़े अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए गाइस ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने चैप्टर पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, चैप्टर तो समझना सबसे ज़रूरी है। अब आपको ये नए लेवल के क्वेश्चन भी ट्राई करने पड़ेंगे। ये ना पहला पार्ट है अभी हमारी एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ का। यहाँ में आपको सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन और जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन है वो सब कवर कराने हूँ। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब एक और सीरीज़ लेकर आऊँगी, वहाँ और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में, एग्जाम में गाइस अलग क्वेश्चन आएंगे तो भी आपको अगर पैटर्न पता है, आपको लिटरेरी डिवाइस आते हैं, आपको वोकैबुलरी ढूंढनी आती है, आपको आंसर ढूंढना आता है, तो आप आंसर कर पाओगे। तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे हमारा खुद का फ़ायदा है, ठीक है। तो ये वीडियोस जितनी भी 10-15 मिनट की वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ, आप टाइम निकाल के देख लिया कीजिए, एक कॉपी रखा करो और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। बस आंसर अपने साथ इनको सॉल्व करके देख लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अरे ये तो सबसे फ़नी वाला आप कह सकते हो एक तरीके से हमारे इस चैप्टर का लाइन थी कि जैसे ही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम उसका बोलते हैं ना कि चार्ली अनहैप्पी यानी कि अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, तो उसकी वाइफ जो थी, चार्ली की वाइफ लूजिया, वो खुश, वो ना हो गुस्सा हो जाती है। अब वो गुस्सा क्यों? कि ऑब्वियसली यार तुम उसकी वाइफ के सामने बोल रहे हो कि अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो वो तो ब्लेम अपने ऊपर ही लेगी ना कि भाई अच्छा मैं इसको खुश नहीं रख रही हूँ, या मैं इसको टेस्टी खाना बना के नहीं खिला रही हूँ, या मैं इसको कुछ परेशान कर रही हूँ, ये मेरी वजह से परेशान है क्या। तो उसे गुस्सा आता है कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है ये, वी आर हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, वी आर अ वेरी गुड कपल। और ये भाई साहब कह रहा है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड इसका कि ये अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, इसलिए ये सब सोच रहा है। तो इसलिए जो उसकी वाइफ थी लूजिया वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो चलो देखते हैं। He said I was unhappy that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity. But फिर वो साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन करता है कि नहीं मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा हो गया है, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, सबको आगे जाना है, रोटी कपड़ा मकान इस सभी के पीछे सब भागे जा रहे हैं, तो इससे टेंस हो गया है माहौल सभी के। तो इस वजह से वो ये सब चीज़ें समझाने की उसको कोशिश करता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वांट अ डाउन इन एनी थर्ड लेवल। वो ये भी समझाता है, साइकियाट्रिस्ट है, तो कहता है मेरे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, हर एक को किसी ना किसी तरीके का एस्केप चाहिए। जैसे हम भी कभी कभी डे ड्रीमिंग करने लेते हैं ना, अपनी लाइफ की परेशानी से दूर भाग के डे ड्रीमिंग करते हैं, कुछ हमें कंफर्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं काफ़ी लोगों को मैंने देखा है डे ड्रीमिंग करते हैं, एस्केपिज्म में जाते हैं, बट ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो थर्ड लेवल ढूंढ के वहाँ अंदर चला गया है, कोई उसने अपने दिमाग में ऐसा बना लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है चार्ली हमें बता रहे हैं। फिर चार्ली बताते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे ये भी कहा था कि जो मेरी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है रियलिटी से। टेम्परेरी रिफ्यूज में थोड़ी देर का आराम मिल रहा है उसे रियलिटी से, कि जब वो स्टैम्प कलेक्शन
कलेक्ट कर रहा है तो वो रियलिटी से दूर भाग रहा है। बट जो चार्ली है वो इस बात को नहीं मानता, वो कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, ये एक तरीके की हॉबी है, ये कोई टेम्प्रेरी रिफ्यूज नहीं है, क्योंकि ग्रैंडफादर तो गेलिसबर्ग में रहते थे उस ज़माने में, तो लोग बहुत खुश रहते थे मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में, तो मेरे ग्रैंडफादर को कोई रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये वो अपने दोस्त की इस बात पर यकीन नहीं करता कि स्टैम्प कलेक्शन भी एस्केपिज्म का एक जरिया है। चलो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डिड सैम्स वर्डिक्ट मेड चार्लीज वाइफ मैड? चार्ली की वाइफ गुस्सा क्यों हो जाती है सैम के कहने पे? इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट दैट चार्ली वुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, वो चार्ली के साइकियाट्रिस्ट पे जाने पे गुस्सा हो जाती है। इट सीम टू सजेस्ट टू हर दैट शी वॉज द कॉज ऑफ चार्लीज। डेफिनेटली B1 आंसर है। उसे लगता है अच्छा मेरी वजह से शायद अनहैप्पी है ये, मैं इसको तंग करती हूँ तभी इसकी लाइफ बेकार हो रही है, परेशान चल रहा है ये, तो इसे वो गुस्सा हो जाती है। तो करेक्ट आंसर विल बी B1, बट आपको C और D ऑप्शन भी पढ़ने हैं। इट मेड हर अवेयर्स ऑफ चार्लीज डेलिकेट स्टेट ऑफ माइंड, उसे पता चला था मेरे जो पतिदेव हैं उनका दिमाग कुछ हिल विल रहा है, इसलिए वो गुस्सा होती है अच्छा। या फिर इट ऑफेंडेड हर दैट चार्ली एंड सैम कलेक्टिवली अक्यूज हर, या फिर उसे लगता है अच्छा ये दोनों दोस्त मिलके ना मेरे को अक्यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, उसे गुस्सा आ जाता है। B वाला इज द राइट वन, ठीक है। एंड इट्स ऑब्वियस, जिस तरीके से उसने कहा कि हाँ ये बहुत अनहैप्पी है, तो उसको लगे होगा कि भाई ऐसा क्यों अनहैप्पी है, हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, दैट्स वाई। सैम्स एक्सप्लेनेशन टू द रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वॉज डैश इन नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन है क्रिटिकल, एग्रेसिव, क्लैरिफाइंग, एक्यूस्टिव। फिर सैम ने आंसर क्या करा, नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं, जो मॉडर्न डे इतना इनसिक्योर चल रहा है इस वजह से चार्ली अनहैप्पी है। तो ये जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो कैसा है, क्रिटिकल है, बहुत गुस्से में था उसने, क्लैरिफाइंग था या एक्यूस्टिव था? करेक्ट आंसर बहुत क्लैरिफाइंग, तो उसने क्लैरिफाई कर दिया, अरे भाभी जी आपकी वजह से थोड़ी कुछ कह रहे हूँ मैं, नहीं ये जो ऑफिस से आना, ऑफिस से जाना, और ये जो रोज़ रोज़ का जैसे कभी जो है वॉर हो रहा होने के बाद से जो सिचुएशन होगी वर्ल्ड की, उसमें जो है चार्ली इनसिक्योर है, आपकी वजह से नहीं है। तो क्लैरिफाई कर देता है वो सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों की क्या कंडीशन हमारा एक्सट्रैक्ट पोर्ट्रे कर रहा है? अनश्योर है, लेजी है, नहीं ये नहीं कर रहा, ऑफेंसिव, एंशियस, अफ्रेड। बताओ कौन कौन से कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर विल बी द D1। कौन कौन से हैं? फर्स्ट अनश्योर हैं आजकल के लोग, सर्टिनिटी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमेशा फ्यूचर की टेंशन, एंशियस घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है, व्हाट विल हैपन। एंड नेक्स्ट वन इज 5 अफ्रेड, डर भी बना रहता है कि कब कल क्या हो जाए पता नहीं है। तो 1 4 5 ऑप्शन D इज करेक्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। आपको कॉज और इफेक्ट वाला सेट ढूंढना है। ABCD ये ऑप्शन गिवन है, कौन सा कॉज और इफेक्ट मैच कर रहा है सही से आपको ये बताना है। ये कॉज गिवन है, ये इसका इफेक्ट, ये कॉज, ये इसका इफेक्ट, ये कॉज, ये इसका इफेक्ट। तो A1 पढ़ते हैं। A1 में कॉज गिवन है चार्ली स्टैम्प कलेक्टिंग वॉन्डरिंग इनटू थर्ड लेवल। क्या चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन की वजह से वो थर्ड लेवल में गया था? नहीं। तो A1 को आप क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक है। B1 देखते हैं। कॉज गिवन है एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, सबको भागना है, ये कॉज है। और उसका इफेक्ट क्या हो गया? मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी से है पूरी की पूरी, कॉज है ये इनसिक्योरिटी, तभी लोग भागना चाहते हैं। जो भागने वाली चीज़ है, एस्केप करने वाली रियलिटी से, वो तो एक इफेक्ट है ना, तो यहाँ पे गलत लिखा है, B1 भी नहीं है। C पढ़ते हैं। कॉज गिवन है चार्ली इज वॉन्डरिंग इनटू थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में गया था इसलिए उसको स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी हुई, ये इफेक्ट है, ये भी नहीं है गाइस। D1 देखते हैं। D1 में कॉज गिवन है मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। कॉज क्या है कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड बहुत इनसिक्योर हो चुका है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? एवरीबडी वांट्स टू। ओके, तो D1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉज है ये कि मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी इनसिक्योरिटीज हैं कि लोग खुश नहीं रह पाते हैं, एंड देन एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ, यू कैन से दैट, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, जहाँ हमारे सब मन मुताबिक हो सब कुछ, वैसा सब कुछ अब चाहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस D1। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको अपनी थिंकिंग भी, डीप लेवल थिंकिंग को चालू करना पड़ेगा, तो उसके लिए चैप्टर भी समझा होना ज़रूरी है और साथ ही के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3. अब ये बात हो रही है, चार्ली भाई सब हमें कहते हैं भाई ये प्राइम मिनिस्टर, वो वाला प्रेसिडेंट, वो वाला प्रेसिडेंट, वो वाला प्रेसिडेंट, सब मिलके कहेंगे कि 2 ही लेवल है, किस पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 है, बिकॉज मैं गया हूँ थर्ड लेवल पे। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और ये बात बोल के
एक्चुअली में 2 ही है गाइस। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ अ वेरी फेमस स्टेशन, उसके 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब भैया मतलब 2 लेवल है, आई मीन टू से प्लेटफॉर्म नहीं, 2 ही लेवल्स हैं उसके, ठीक है। अब चार्ली भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे को कि मैं तो 3rd वाले पे गया हूँ। अब जैसे उन्होंने 3rd वाले पे गया हूँ बोला है तो मतलब हम उनको पागल समझेंगे ऑब्वियसली कि है ही नहीं तो तुम कहाँ से चले गए। जैसे तुम अपने घर में बैठे हो और तुम कह रहे हो कि मेरे 5वें कमरे के अंदर जो है मेरी बुक्स पड़ी हैं और तुम्हारे घर में से 2 ही कमरे हैं और तुम कह रहे हो 5वें कमरे पड़े, तो तुम्हें पागल ही समझेगा ना कोई कि कैसी बातें कर रहे हो। वैसी ही चीज़ है कि या तुम कह रहे हो कि घर में स्विमिंग पूल में मैं नहाया था और तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल है ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ को ऐसे ही बोलते हैं हमारा जो ये फ्रेंड है चार्ली भाई साहब। चार्ली भाई साहब कहते हैं हाँ मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया। यहाँ ऑब्वियस स्टेप से मतलब क्या है कि उसने अपना दिमाग को अपने दोस्त को साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को दिखा लिया, अपना चेकअप करा लिया। कह रहा नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, सच्ची में मैं गया था 3rd लेवल पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the 3rd level at Grand Chandra Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. और कहता है कि हाँ मैं जब अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया तो उसने क्या कहा, ये क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि चलते फिरते सपना देख रहा था। वो जो चीज़ वो चाहता है वो चलते फिरते सपना देख रहा था, ठीक है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा मैं अनहैप्पी हूँ, इसलिए जो है वो सब उसकी वाइफ गुस्सा हो गई थी। तो ये उससे आगे वाला एक्सट्रैक्ट है। तो चलो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड सैम मीन बाय द फ्रेज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए, चार्ली हैड अ डे ड्रीम दैट अलाउड हिम टू एस्केप हिज प्रॉब्लम। चार्ली हैड सफर्ड फ्रॉम एन एपिसोड ऑफ टेम्परेरी डेल्यूजन हो गया है उसे। चार्ली हैड नॉट लर्न हाउ टू फुलफिल हिज ओन डिजायर। या चार्ली हैज फुलफिल्ड हिज विद डिजायर्स विद ट्रैवलिंग टू द पास्ट। तो करेक्ट आंसर होगा A1। ये एक तरीके की डे ड्रीम होती है, चलते फिरते इंसान ऐसा उसको दिखाई देने लगता है, दिमाग में ऐसे ऐसे सोचने लगता है कि उसे लगे हाँ जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो गया। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, करेक्ट आंसर A1। व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर विल द प्रेसिडेंट स्वेयर ऑन? प्रेसिडेंट किस चीज़ पे स्वेयर करेंगे? द एग्जिस्टेंस ऑफ 3rd लेवल पे, there being a stock of timetables, the non-existence of a 3rd level, या there being a 2nd level। गाइस ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि हाँ वो टाइम टेबल स्टॉक एंड ऑल दैट, नहीं। बेसिकली कहना क्या चाह रहा था चार्ली कि हर कोई इंसान ये बोलेगा कि 3rd लेवल नहीं है। तो करेक्ट आंसर C1 होगा। वो स्वेयर करेंगे टाइम टेबल्स पे, और क्यों करेंगे वो स्वेयर टाइम टेबल्स पे और क्या कहने के लिए कि 3rd लेवल नहीं है। हर कोई इंसान, हर प्रेसिडेंट क्या कहेगा, अरे नहीं 3rd लेवल नहीं है, मुझे हर कोई अपना दावे से कहेगा 3rd लेवल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा C1। पढ़ो क्वेश्चन को। व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर विल द प्रेसिडेंट स्वेयर ऑन? तो आप अगर ऊपर एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट के पास देखोगे तो ऊपर तो लिखा था कि भैया उन वो स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स भी स्वेयर करेंगे। तो टाइम टेबल देकर आप कंफ्यूज हो सकते हो। नहीं, वो स्वेयर करके क्या कहना चाह रहे हैं हर एक प्रेसिडेंट कि 3rd लेवल नहीं है, 2 ही लेवल्स हैं। तो करेक्ट आंसर C1, ठीक है। चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई वॉज चार्लीज वाइफ काइंड ऑफ मैड? हमें पता है टू हेयर दैट हर हस्बैंड वॉज नॉट हैप्पी, B1। वॉट डज मैन इन द मॉडर्न वर्ल्ड वॉन्ट टू एस्केप? किन किन चीज़ों से आज के समय में इंसान भागता है? एंजाइटी से, सस्पिशन से, जेलसी से, इंडिफरेंस से। करेक्ट आंसर A1 एंजाइटी। जो ये चिंता है, जो इतना घबराहट होती है फ्यूचर के बारे में सोच सोच के, वो सब चीज़ों से इंसान भागने की कोशिश करता है। एक समय पे आता है और थक जाता है, यार मैं क्या करूँ, मेरा पीछा छूट जाए चीज़ से, दैट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। Have you ever been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead on the roof. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out their lawns, the men smoking cigars. अब यहाँ हमें चार्ली बता रहा है इलियोनिस गैलिसबर्ग इलियोनिस के बारे में। वो कह रहा है 1890s के ज़माने में ये जो मेरा शहर था जहाँ मेरे दादा रह करते थे वो इतना सुंदर था। शाम को लोग अपने घरों के बाहर बैठते थे, उसका व्यू समझाता है, सिगार स्मोक करते थे, आपस में पड़ोसियों से बातें करते थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी रहते थे वो लोग। ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स होने से पहले का ज़माना था। लोगों में ऐसी हसल बसल नहीं होती थी, हर चीज़ के पीछे भागते नहीं थे लोग, अपनी लाइफ को आराम से इंजॉय करते थे। उस बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। हु डू यू रेफर टू? यहाँ पे जो है यू कौन है? हैव यू एवर बीन देयर? चार्ली हमें कह रहा है क्या आप गए हो वहाँ पे? हम कैसे चल जाएंगे भैया, हम तो 2022 वाले लोग हैं। तो भाई यू कौन है यहाँ पे? चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कहना चाह रहा है वो। चार्ली अपनी वाइफ को कह रहा है, लूजिया को, द रीडर को, या नोबडी इन पर्टिकुलर इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच? नहीं, वो रीडर्स को कह रहा है चार्ली क्या आप कभी गए हो? हैव यू बीन देयर? तो हम कहेंगे चार्ली को नहीं भैया हम नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब आपको ये बताना है कि ऊपर जो सोसाइटी बताई है, सोसाइटी ज़रा देख लो 1894 की सोसाइटी कैसी थी यहाँ गेलिसबर्ग की, कि वहाँ पे भैया शाम को लोग घर के बाहर बैठ जाते थे अपने लॉन्स में। लॉन है मतलब अच्छा खासा बड़ा घर होगा। मेन स्मोक करते थे सिगार को, वुमेन जो थी पाम लीफ के फैंस बना रही होती थी विथ फायरफ्लाइज ऑल अराउंड। तो आप देख रहे हो मैन खाली बैठे हैं, वुमेन काम कर रही हैं, ठीक है। टू बी बैक इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अमीर लोग हैं और साथ ही के साथ में ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कि सिर्फ वुमेन ही काम कर रही है, मैन खाली बैठ के सिगार फूक रहे हैं, ठीक है। तो A1 क्या लिखा है, कंटेंट पीस लिविंग। B लिखा है लेजरली सेंटिमेंटल। C लिखा है ऑर्थोडॉक्स अपर क्लास। या D लिखा है कंफर्टेबल एशियन। देखो ये एंशियंट लोग नहीं हैं। हाँ हैप्पी भी है, पीस लविंग किसी से तो हमें कुछ पता नहीं चला। करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोडॉक्स और अपर क्लास लोग हैं, कि हाँ भैया अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपने पता है ना, हमने 10th क्लास में भी चैप्टर में पढ़ा था कि लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी ज़मीनें होती थी, अपना वो बैठे रहते थे आराम से और बाकी लोग काम करते थे। वैसा ही कुछ सिचुएशन चार्ली यहाँ समझा रहा है। तो करेक्ट आंसर भी ऑर्थोडॉक्स एंड अपर क्लास। अब देखो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स अपर क्लास क्यों होगा, लेजरली लिखा है यहाँ, ठीक है वहाँ लोग मज़े करें, लेजरली है कुछ का, बट लेजरली सिर्फ मेन थे, वुमेन काम कर रही थी, ठीक है। और सेंटिमेंटल जैसा कुछ चार्ली ने डिस्क्राइब नहीं करा, एंशियंट वाला भी कुछ चार्ली ने डिस्क्राइब नहीं करा है। तो करेक्ट आंसर C1 है, ऑर्थोडॉक्स और अपर क्लास, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। इमेजिन दैट द सिटी ऑफ गेलिसबर्ग इज होस्टिंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप। गेलिसबर्ग सिटी में वर्कशॉप चल रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कशॉप आर यू लीस्ट लाइकली टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेलिसबर्ग गिवन इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है, ये 4 चीज़ें बता रखी हैं कि सोचो कि अगर गेलिसबर्ग में कोई फेस्ट लग रहा है, कोई वर्कशॉप लग रही है, तो इन चारों में से कौन सी एक ऐसी चीज़ होगी जिस पे वहाँ फेस्ट नहीं होगा, वर्कशॉप नहीं होगी। पहला लिखा है गॉर्जियस गेलिसबर्ग आर्काइविंग अ टूरिस्ट पैराडाइज। तो ऑब्वियसली टूरिस्ट इतनी सुंदर जगह है तो टूरिस्ट के लिए तो वो लगा सकते हैं कि भाई टूरिस्ट वहाँ पे है, A1 ठीक है। वेलकम टू द होम यू डिजर्व गेलिसबर्ग रियलिटर्स, ये भी हो जाएगा। हाँ लोग ऐसे शांत माहौल में आके रहना पसंद करेंगे, ये भी हो जाएगा। री इमेजिनिंग अ वर्ल्डलेस फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर पीस, ठीक है। द वुमेन क्वेश्चन द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एट होम। तो करेक्ट आंसर है गाइस C1। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ पे वो होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस ये कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो है ही नहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने करना ही। वुमेन का देखो द वुमेन क्वेश्चन कर रही है द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एट होम। जैसे कि हमने वहाँ देखा कि वुमेन वहाँ घर पे काम कर रही थी, वो फैंस बना रही थी पाम लीफ के, तो इसके ऊपर ये डेफिनेटली अपनी वर्कशॉप कर सकते हैं ना, वहाँ पे वुमेन जो है वर्कशॉप्स में सिखा सकती है फ़ैन बनाना। अब वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या सिखाएंगे लोगों को, टूरिज़्म प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोगों को, अपने इतने बड़े बड़े उनके घर हैं वो वहाँ बुला सकते हैं उनको, कुछ भी वहाँ पे वो टूरिज्म से रिलेटेड कर सकते हैं, बट वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं बुला सकते। तो करेक्ट आंसर विल बी द C1, ठीक है। ट्रिमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको ये बताना है, आपको इमेज आ गई होगी दिमाग के अंदर, जब कभी कभी पहाड़ों वाले रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, जंगल आता है, तो हमने कई बार देखा है जंगल के बीच में जो सड़क जा रही होती है, और हाईवेज पे क्या होता है, ये हमारी रोड होती है और हमारी रोड के दोनों साइड्स पे ट्री बने होते हैं, और कई बार वो ट्री ना ऐसे यूँ कवर कर लेते हैं रोड को, पूरा साइड में ऐसा लगता है कि शेड आ गया है ट्रीज का, और यहाँ हमारी गाड़ी जा रही होती है, कितना अच्छा लगता है उस समय पे। तो आपको जैसे मैंने ये बात बोली है तो आपके दिमाग में भी वो एक ऐसा सीन आ गया होगा, दोनों सड़कों पे इधर उधर ट्रीज है, आपकी गाड़ी चल के जा रही है। तो इसमें से बता रहे हैं ये कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इमेजरी, डेफिनेटली मैंने आपको कहा था, मैंने बोली बात, तो तुम्हारे दिमाग में इमेजरी नहीं, इमेजरी है। मेटाफर देखो गाइस, क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा है, बस चार्ली तो हमें सिंपल बता रहा है कि ट्रीज वहाँ पे ऐसे यूँ क्लोज हो रहे थे, तो यहाँ कोई भी मेटाफर नहीं है। तो मेटाफर आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस वाली लाइन में यूज़ नहीं हुआ है, तो मेटाफर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या गिवन है, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन कैसा लिटरेरी डिवाइस होता है, देखो जब भी कोई 2 वर्ड्स स्टार्टिंग में सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हो या सेम साउंड से हो, जैसे कि यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, मिकी माउस, ये एम से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, ये एक एलिट्रेशन है। कोका कोला एलिट्रेशन होता है, टाइनी टैन एलिट्रेशन है। वैसे ही ये ट्रेमेंडियस ट्रीज, ये एक एलिट्रेशन है, टी, ये दोनों टी से शुरू हो रहे हैं, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। अब क्या बचा, ये एनाकोरिज्म, ऑब्वियसली यही नहीं होगा, मतलब ना 2 हो रहे हैं ये, तो ये नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2nd and 4 लिटरेरी डिवाइस यूज़ नहीं हो रहे, करेक्ट आंसर D1। ओके चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ओके
Next question. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stock of papers at his feet. अब ये कौन सा एक्सट्रैक्ट शुरू हो गई? वो एक्सट्रैक्ट है जब हमारा चार्ली थर्ड लेवल में जाता है ना, वहाँ वाला एक्सट्रैक्ट है। वो देखता है कि कैसे वहाँ पे लोग थे, वो न्यूज़पेपर से पता लगाता है कि अरे मैं तो पुराने ज़माने में पहुँचूंगा दैट टाइम। नेक्स्ट, अब इसके बेस क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर वांट टू मेक श्योर? क्या मेक श्योर करना चाह रहा था वो? टू see that he was not on the third level, he was not on the second level, he was on the third level, या date printed on the newspaper was correct। तो करेक्ट आंसर होगा C1। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या वो सच्ची में किसी थर्ड लेवल पे आ गया है। तो करेक्ट आंसर C1, टू चेक ही was on the third level। The word glanced means the same as looked down upon, glimpsed, gaped, stared। ग्लांस्ड मतलब क्या है? ग्लांस्ड मतलब होता है गाइस एक चीज़ को ना ऐसे बस आपने देख लिया और फिर देन यू जस्ट टेक योर अटेंशन टू समवेयर एल्स। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, अच्छा ठीक है, आपने कोई पेपर पढ़ा, तुमने देखा, फिर अपने काम करने लग गए, ऐसा मतलब होता है ग्लांस। मतलब कि एक ऐसे नहीं बहुत ध्यान से देखा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ग्लिम्स। ठीक है, ग्लांस्ड मतलब क्या होगा? ग्लिम्स्ड। ठीक है, ग्लिम्सेस आपने वर्ड सुना, मतलब आपने उनको डिटेल में नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ जानकारी किसी चीज़ के बारे में लेना, या एकदम से देखना और फिर कुछ और काम लेना। करेक्ट आंसर B1। वाई डिड चार्ली वॉन्ट टू गो टू इलियोनिस? इलियोनिस उसे क्यों जानना था? इन 1894 ही कुड गो एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए कि 1894 में यूनाइटेड स्टेट में आप कहीं भी जा सकते थे, इसलिए जाना था उसे। इट वॉज ईजी टू गेट देयर, इलियोनिस जाना बहुत आसान था। हिज फ्रेंड सैम वो थे, उसका सैम फ्रेंड जो था वो रहता था, या ही कुड लीड एन आइडियलिक लाइफ देयर। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली D1 है। उसको लगता था कि अगर मैं उस ज़माने में पहुंच जाऊंगा तो बहुत अच्छी ज़िंदगी में वहाँ जाके जी सकता हूँ। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द पीपल ऑफ इलियोनिस लीड? कैसी लाइफ जीते थे वो? कंफर्टेबल, रिलीफ, ट्रैंक्विल, वंडर। करेक्ट आंसर ट्रैंक्विल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। द नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। तो अब वो लास्ट सस्पेंस हमारा जो आने वाला था चैप्टर का वो स्टार्ट हो चुका है कि चार्ली कहता है कि मुझे अपने फर्स्ट डे कवर्स में क्या मिला, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। But there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. ठीक है, आपको पता है वो सैम का था and all that. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन दिस एक्सट्रैक्ट? आई कौन है यहाँ पे? चार्ली है गाइस। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है भाई? तो फर्स्ट डे कवर होता है कॉइन्स बॉट इन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, स्टैम्प्स बॉट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, कॉइन्स परचेज दैट डे या स्टैम्प परचेज दैट डे। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये आप बताना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है। हु मेल्ड द लेटर टू आई? लेटर जो था वो आई को किसने भेजा था? सैम ने, चार्ली ने, जिन ने या लूसिया ने? करेक्ट आंसर सैम ने भेजा था उसके दोस्त ने। विच डेट एंड पिक्चर डिड द एनवेलप कैरी? क्या डेट और पिक्चर उस एनवेलप पे थी? प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की, प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल की, प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की, या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की? तो गाइज ना विंस्टन चर्चिल हो सकते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। ए और सी में से हो सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। The value of newly issued stamp increases if it has the postmark of the date of issue on it. Therefore, the stamp collectors buy a new stamps on the very first date of its sale and pays them on a self-addressed envelopes and post them. These envelopes are called dash. क्या कहते हैं इन्हें? फर्स्ट डे कवर कहते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिस दिन एक स्टैम्प इशू होता है उसी दिन वो स्टैम्प को अपने ही एड्रेस पे मेल कर लेते हैं खाली बिल्कुल, सो दैट उनके पास वो स्टैम्प कलेक्शन में उनके रेडी हो जाए। तो उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। व्हाट वाज द डेट ऑन द लेटर? ये क्वेश्चन भी गाइस आप बताओगे। ये आपका लास्ट वाला जो पूरा पैरा है, ये हमारा टेस्ट ही चला एक्सट्रैक्ट का। क्या डेट थी उसके ऊपर? अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। ABCD ऑप्शन में से डेट बतानी है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर द थर्ड लेवल एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। यहाँ हमने थोड़ा उन पैटर्न वाले क्वेश्चन को ज़्यादा स्टडी करा है अभी, जो थोड़े बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड PDFs रेडी हैं गाइस। ये सीरीज़ में अभी इतना ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आपके एग्जाम से पहले हम एक रिविजन बैच चलाएंगे और उसमें और भी कवर कर लेंगे। तो जब आप ये पढ़ लोगे आपको और भी पढ़नी है तो सिमरन साहनी क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, सिमरन साहनी रिविजन बैच, सिमरन साहनी क्लास 12th इंग्लिश और क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट गिवन है। आप जो है बस सर्च करना चैप्टर का नाम, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, अगर आपको नोट्स चाहिए, इन सभी एक्सट्रैक्ट के PDFs चेक करने हैं आपको, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, समरीज चाहिए इंग्लिश की, और सिर्फ इंग्लिश नहीं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट क्लास 12th के, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप मेरी Instagram ID चेक कर सकते हो। Instagram ID का लिंक यहाँ पे गिवन है, वहाँ जाके आप हाईलाइट सेक्शन चेक करना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और वो भी बहुत शॉर्ट नोट्स है, सो दैट आपका रिविजन
आसानी से हो जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।